भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान को लेकर साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रणनीतिक हित भारत के साथ जुड़े हैं, न कि पाकिस्तान के साथ, और इस पर पारदर्शिता जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का भविष्य भारत के साथ है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में काफी पीछे है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयान दुनिया की बदलती ताकत की राजनीतिक का साफ संकेत है, जहां भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत अमेरिका साझेदारी और गहरी होती दिख रही है। फिलहाल इस बयान को दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत का खुला संदेश दिया है। ईरान के अहवाज शहर में एक पब्लिक रैली के दौरान सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इस रैली में शाहेद ड्रोन और खैबर सोकेन मिसाइल को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया, जो ईरान की डिफेंस क्षमता का अहम हिस्सा माना जाता है। बताया जा रहा है कि ऐसी रैलियां ईरान में लगातार सशस्त्र बलों के समर्थन में आयोजित की जा रही है, जहां आम लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन का मकसद होता है अपनी ताकत दिखाना और एक मजबूत संदेश देना होता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ऐसी गतिविधियों पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई है। क्या अमेरिका फिर से सख्त रुख अपनाने जा रहा है? जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर होर्मुज में कोई संदिग्ध बोट माइन बिछाती दिखे तो अमेरिकी नौसेना उसे देखते ही मार गिराए। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। इस तरह का बयान ऐसे समय में आता है जब मध्य पूर्व में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की सख्त भाषा हालात और भी भड़का सकती है। हालांकि यह कोई आधिकारिक सैन्य आदेश नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान है, लेकिन इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और तेल बाजार पर जरूर पड़ सकता है। यह सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले समय में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। आज की जंग जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में जीती और हारी जा रही है। जी हाँ, आज की जंग आसमान से तय होती है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में अब सबसे बड़ी ताकत है एरियल पावर। जिस देश के पास एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम है, वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास 5वीं पीढ़ी के ऐसे लड़ाकू विमान हैं, जो आम रडार की पकड़ में भी मुश्किल से आते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हाल के मिडिल ईस्ट तनाव ने हवाई हमलों की विनाशक ताकत को फिर से सामने ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल और एयर स्ट्राइक से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कें, पुल और कई अहम ढांचे भी प्रभावित हुए। हालांकि जमीनी कार्यवाही सीमित या न के बराबर बताई जा रही है, लेकिन सिर्फ हवाई हमले ने ही हालात को गंभीर बना दिया है। यानी फर्क साफ है, आने वाले समय में जंग की दिशा जमीन नहीं आसमान तय करेगा। ट्रंप का दावा धराशायी हो गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के 34 तेल टैंकर होर्मुज में कथित अमेरिकी निगरानी या दबाव के बावजूद निकल गए और करीब $900 मिलियन की कमाई भी कर ली। होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट में से एक है, जहां हर हलचल का सीधा असर ग्लोबल तेल कीमतों पर पड़ता है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक साफ तौर पर नहीं हुई। न ही अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पूरी डिटेल जारी की है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये सच साबित होता है तो ये अमेरिका की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये खबर तेजी से वायरल हो रही है और पूरी सच्चाई सामने आना अभी भी बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में बड़ी राजनीतिक हार है या सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और भारत की बड़ी एडवाइजरी। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। जरूरी ना हो तो वहां यात्रा करने से बचें और जो लोग पहले से मौजूद हैं वो सतर्क रहें। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका को लेकर माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि ईरान तुरंत खाली करे जैसी बात आधिकारिक बयान में साफ तौर पर नहीं कही गई है, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह जरूर दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई और भारत पर भी पड़ सकता है। क्या ये सिर्फ एक एहतियात है या फिर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत? इस पर सबकी नजर बनी हुई है।
वहीं मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ईरान के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के दावे सामने आए हैं। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बीच इजराइल की तरफ से भी बयान सामने आया है कि अमेरिका का संकेत मिलता है तो सैन्य कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ जमीनी हालात को लेकर स्थिति अभी भी धुंधली बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े देशों के बयान दोनों मिलकर स्थिति को गंभीर बना रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों और ग्लोबल स्थिरता पर भी पड़ेगा। फिलहाल सभी की नजरें आधिकारिक पुष्टि और अगली कार्यवाही पर टिकी है। क्या ये तनाव आगे चलकर बड़े टकराव का रूप ले सकता है, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई है। भारत नेपाल रिश्ते में तनाव की चर्चा, लेकिन सच क्या है, इस पर भी जानते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के कार्यकाल के शुरुआती समय में ही भारत नेपाल रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, बालेन शाह वर्तमान में काठमांडू के मेयर हैं, प्रधानमंत्री नहीं। इसलिए इस दावे को पूरी तरह से सही मानने से पहले फैक्ट चेक करना जरूरी है। भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक और काफी गहरे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेद भी सामने आते रहे। फिलहाल किसी बड़े नए तनाव को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, तो ये खबर अभी ज्यादा वायरल क्लेम जैसी लग रही है, जिसे सावधानी से समझना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई रिश्तों में नई दरार आ रही है या सिर्फ गलत जानकारी का ये असर है। सोचिए, अगर अचानक बिजली और गैस इतनी महंगी हो जाए कि आम आदमी का बजट ही बिगड़ जाए तो क्या होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ सकती है। कारण साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सप्लाई कम हुई, कोविड के बाद भी डिमांड तेजी से बढ़ी और हरित ऊर्जा की तरफ तेजी से शिफ्ट के चलते पारंपरिक स्रोत कमजोर पड़े। सबसे ज्यादा असर यूरोप में दिख रहा है। महंगी एलएनजी, कम गैस सप्लाई और बढ़ती कीमतें लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि पूरा सिस्टम अभी नाजुक संतुलन पर है। अगर सप्लाई और बिगड़ती है तो हालात तेजी से खराब हो सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा संकट वाली बात हर रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन खतरा असली है। अब सब कुछ निर्भर करेगा सरकारों के फैसले पर, वरना महंगाई और ऊर्जा की कमी दोनों ही बढ़ सकती है। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। पहले फेज में करीब 93% मतदान दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोगों के जबरदस्त विरोध और गुस्से की वोटिंग बताया है। उनका कहना है कि जनता ने बड़ी संख्या में निकलकर अपना संदेश साफ दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु ने भी इतिहास रच दिया। यहाँ करीब 85% वोटिंग दर्ज की गई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी भारी वोटिंग सीधे तौर पर जनता की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और मुद्दे पर स्पष्ट राय को दिखाती है। अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई है। क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग की किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? जयपुर से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संदिग्ध आतंकी करीब 1 साल तक किराए पर रह रहा था और हैरानी कर देने वाली बात ये है कि वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहता था, सिर्फ जरूरी काम या नमाज के लिए ही बाहर निकलता था। बताया जा रहा है कि उसे कमरा दिलाने में हरियाणा के एक युवक की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी जांच अब एजेंसियां कर रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और जांच लगातार जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे आसपास ऐसी गतिविधियां बिना ध्यान में आए चल सकती हैं। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क और कनेक्शन की जांच में जुटी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और कौन कौन से खुलासे होते हैं। बंगाल चुनाव में हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच एक बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने उम्मीदवार को घेरकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि यह घटना प्रचार के दौरान हुई, जहां अचानक माहौल बिगड़ गया और झड़प हिंसक हो गई। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी इसे राजनीतिक हमला बता रही है, जबकि टीएमसी की तरफ से इन आरोपों को नकारा जा सकता है।
अभी तक पूरी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और इस बार भी माहौल संवेदनशील बना हुआ है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्यवाही और आधिकारिक अपडेट का इंतजार। रिकॉर्ड वोटिंग पर चुनाव आयोग की बड़ी प्रति। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भारी मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वोट डालने आना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में ही रिकॉर्ड स्तर का मतदान देखा गया। वहीं तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक ये उत्साह दिखाता है कि लोग अपने अधिकार को लेकर जागरूक हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बम्पर वोटिंग आने वाले चुनावी नतीजों को और दिलचस्प बना सकती है। फिलहाल सभी की नजरें अब अगले चरण की और अंतिम परिणामों पर टिकी हुई है। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर की रैली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 मई मतगणना के दिन टीएमसी का एक्सपायरी डेट तय हो जाएगा और 15 साल पुराना सिस्टम खत्म हो सकता है। पीएम मोदी ने भारी मतदान को बदलाव का संकेत भी बताया। हालांकि टीएमसी की तरफ से ऐसे बयानों पर अलग प्रतिक्रिया सामने आ सकती है और राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। बंगाल में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल सबकी नजर अब नतीजों पर है। भारत में परमाणु क्षेत्र में बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि परमाणु ऊर्जा सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया में कहा कि भारत जल्द ही उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जहां प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर फील्ड में एंट्री मिलेगी। उन्होंने खास तौर पर भारत के थोरियम भंडार और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में इतनी अहम भूमिका पर जोर दिया। इस कदम से देश में क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सकता है और टेक्नोलॉजी में भी तेजी आने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी वनों की कटाई और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर चिंता जताई है। फिलहाल इस दिशा में क्या नीति और नियम बनेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्लिन में जर्मनी के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इस बैठक में रक्षा सहयोग, उन्नत तकनीक और संयुक्त परियोजनाओं को लेकर अहम चर्चा हुई है। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र, नवाचार और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत अपने रक्षा साझेदारों का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल इस बातचीत को दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं श्रीलंका में भी बड़ा साइबर हमला हुआ है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय का कंप्यूटर सिस्टम हैक होने की खबर सामने आई है, जहां हैकरों ने करीब $25 लाख यानी लगभग 21 करोड़ रुपए उड़ा लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब श्रीलंका पहले से ही आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। 2022 में देश $46 अरब के विदेशी कर्ज का भुगतान नहीं कर पाया था, जिसके बाद हालत काफी बिगड़ गए थे। अब इस साइबर हमले ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच जारी है और ये देखा जा रहा है कि यह मामला कैसे और कहां से हुआ। यूपी में रफ्तार का नया दौर शुरू होने वाला है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, जो राज्य के सबसे बड़े बुनियादी ढांचे में से एक माना जा रहा है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि ये नए यूपी की तेज रफ्तार की पहचान बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ सफर का समय कम होगा बल्कि इकोनॉमी, निवेश और रोजगार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च से पहले की तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब सबकी नजर 29 अप्रैल पर है, जब यूपी को मिलेगा रफ्तार का नया हाईवे। नोएडा की फैक्ट्रियों में बड़ा बदलाव हुआ। अब ओवरटाइम का दौर खत्म होने जा रहा है। 1 मई से नोएडा की फैक्ट्रियां 2 शिफ्ट में काम करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए उद्यमियों ने यह फैसला लिया है कि करीब 11,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में
ओवर टाइम लगभग खत्म कर दिया गया है। अब काम होगा 2 शिफ्ट में, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और औद्योगिक संगठनों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है और 1 मई से ये नया सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यानी अब काम का तरीका बदलेगा और रोजगार के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हरियाणा के मानेसर में बड़ा विकास प्लान। मानेसर अब सिर्फ इंडस्ट्रियल हब नहीं बल्कि देश का पहला अनुसंधान और विकास केंद्र बनने जा रहा है। जापान की डाइक्लीन एयर कंडीशनर कंपनी यहां करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, KMP एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए शहर बसाने की योजना भी तैयार है। यानी आने वाले समय में ये इलाका एक बड़े इकोनॉमिक और अर्बन हब के रूप में उभर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे रोजगार, बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट तीनों सेक्टर को फायदा होगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लागू होने के साथ मानेसर की तस्वीर पूरी तरह से बदलने की उम्मीद है। हौसले हो मजबूत तो हालात मायने नहीं रखते। हापुड़ जिले से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां दर्जी की बेटी अनमोल और छवि ने 12वीं में जिला टॉप कर इतिहास रच दिया। सीमित संसाधन, आर्थिक तंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पिता दिन भर सिलाई का काम करते हैं और बच्चे की पढ़ाई के लिए रात तक मेहनत करते हैं। 4 भाई बहनों वाले इस परिवार में हर दिन का संघर्ष था, लेकिन अनमोल और छवि ने इसे अपनी ताकत बना लिया। सबसे खास बात यह है कि दोनों ने बिना किसी ट्यूशन के घर पर ही पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि उन लाखों छात्राओं के लिए एक संदेश है कि मेहनत और लगन हो तो सफलता जरूर मिलती है। आज ये दोनों सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व बन चुके हैं। मनोज बाजपेयी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बॉलीवुड में दमदार एक्टर मनोज बाजपेयी एक बार फिर नई फिल्म के साथ सुर्खियों में है। OTT से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले मनोज अब एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह ने उनकी अगली फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम है गवर्नर। हाल ही में ही रिलीज हुए पोस्टर में मनोज बाजपेयी का लुक काफी इंटेंस और सस्पेंस से भरा नजर आ रहा है, जिसने फैंस की धड़कनें और बढ़ा दी है। फिलहाल फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पोस्टर देखकर इतना साफ है कि ये सीरियस और पावरफुल रोल होने वाला है। अब फैंस को इंतजार है इस फिल्म की रिलीज और मनोज बाजपेयी के नए अवतार का। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब कम चमक वाला गेहूं भी MSP पर खरीदा जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि 70% तक कम लस्टर वाले गेहूं को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। अब तक चमक कम होने की वजह से कई किसानों के फसल रिजेक्ट हो जाती थी, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन इस फैसले से किसानों को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां मौसम या प्राकृतिक कारणों से गेहूं की क्वालिटी प्रभावित होती है। उन्हें सीधा फायदा मिलेगा, यानी अब कम चमक लेकिन पूरा दाम। किसानों के लिए फैसला बड़ी राहत बनकर सामने आया है। इंदौर पुलिस का तेज एक्शन। इंदौर में अपहरण के एक मामले में पुलिस ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों को अगवा करने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लोकेशन ट्रेस की और ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने एक युवती समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पूरे ऑपरेशन में पुलिस की फुर्ती और प्लानिंग साफ नजर आई, जिससे बड़ी वारदात को समय रहते टाल दिया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद इंदौर पुलिस की काफी सराहना हो रही है। यूपी बोर्ड रिजल्ट में भी बड़ा सवाल। बागपत के एक ही स्कूल की 44 छात्राओं को गणित में बिल्कुल समान अंक मिलने का मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्राओं और अभिभावकों ने इस पैटर्न पर सवाल उठाए हैं। आखिर कैसे इतने बड़े ग्रुप को एक ही विषय में एक जैसे नंबर मिल सकते हैं? मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच की बात भी कही जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि ये जांच का मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला हो सकता है। हालांकि अभी भी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। फिलहाल सभी की नजर जांच के नतीजे पर है, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। मारुति सुजुकी ने रचा नया रिकॉर्ड।
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 23.4 लाख यूनिट प्रोडक्शन के साथ बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े ऊंचे प्रोडक्शन आंकड़ों में से एक माना जा रहा है, जिसकी मजबूत मांग और प्रोडक्शन क्षमता को साफ दिखाता है। घरेलू बाजार में लगातार बढ़ती बिक्री और एक्सपोर्ट में भी मजबूती ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मारुति की किफायती और फ्यूल गाड़ियां अब भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। इस उपलब्धि के साथ कंपनी ने ऑटो सेक्टर में लीडरशिप और मजबूत कर ली है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में मारुति इस रिकॉर्ड को और आगे ले जा पाएगी। उत्तराखंड से दर्दनाक खबर सामने आई है। एक भीषण सड़क दुर्घटना में गाड़ी करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा पहाड़ी इलाकों में हुआ, जहां सरकारी सड़क और गहरी खाई होने के कारण राहत बचाव कार्य भी चुनौतीपूर्ण रहा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को निकालने का काम शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह तेज रफ्तार या वाहन पर नियंत्रण खोना हो सकती है। हालांकि असली कारण की जाँच जारी है। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन ने जाँच के आदेश भी दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला भी सामने आया है। राज्य सरकार ने अभयारण्यों और संवेदनशील इलाकों में खनन की अनुमति मांगने वाले 19 प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। ये वही क्षेत्र है जहां वन्य जीव और प्राकृतिक संतुलन बेहद नाजुक माना जाता है और किसी भी तरह की खनन गतिविधि से बड़ा नुकसान हो सकता था। सरकार के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जंगल, वन्य जीव और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि खनन पर रोक से स्थानीय रोजगार पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता पर्यावरण को दी गई है। अब आगे की नीतियों और संतुलन पर सबकी नजर बनी हुई है। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जी हाँ, 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत समृद्ध भारत थीम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में ग्राम स्तर पर विकास को और मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि देश की प्रगति की असली ताकत गाँव से ही आती है। इस दिन का मकसद है पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करना और स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन को बढ़ावा देना, यानी मजबूत पंचायतें तो मजबूत भारत की नींव और भी मजबूत। आईपीएल में बड़ा धमाका। चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े में इतिहास रच दिया। मुंबई इंडियंस को 103 रन से हराकर एक तरफा जीत दर्ज करी। ये मुंबई की सबसे बड़ी हारों में से एक मानी जा रही है और अपने ही घर में टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। चेन्नई की बल्लेबाजी ने शुरू से ही दबाव बना दिया और गेंदबाजों ने उस समय बढ़त को शानदार तरीके से डिफेंड किया। मैच के दौरान हर विभाग में चेन्नई ने मुंबई को पूरी तरह से आउट प्ले किया, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फील्डिंग हो। इस जीत के साथ चेन्नई ने पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। वानखेड़े में मिली इस बड़ी जीत ने आईपीएल में चेन्नई की ताकत फिर साबित कर दी है।